तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो कैपेसिटर्स हैं, उनको सीरीज में कंबाइन किया गया है। तो इस सिस्टम का आपको निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि यदि इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कितना कितना चार्ज जो है उन कैपेसिटर्स पर आके स्टोर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बाय स्टेटिंग द गिवंस कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो तीन कैपेसिटर हैं, दो की जगह तीन हैं, एक, दो और तीन, तीनों लगे हैं सीरीज में। तीनों का कैपेसिटेंस है 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड। इनको सी नाम दे देते हैं, सी सी सी। अब हमें निकालना है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कि जब भी कैपेसिटर जो हैं सीरीज में लगे होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का, दैट 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे as we know that in series combination the equivalent capacitance of system will be फॉर्मूला। देखिए, आपको सीबीएसई में हर एक क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जैसे जो हमारा एग्जामिनर है वो एक 6th क्लास का बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको आपको समझाना है। ऐसे आपको आंसर अपना लिखना है। जो भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं क्वेश्चन को करने में, वो सारी बेसिक चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको सीबीएसई में किसी आंसर को लिखने का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो अब c1 c2 c3 इन सब की वैल्यू क्या है, 9 माइक्रोफैरड के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना हो गया ये 3/c। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c/3 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड बाई 3। तो c इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस किया जा सकता है, इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैरड। अब ये हुआ आपका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है यदि इन तीनों कैपेसिटर्स को 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है तो तीनों के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो देखिए, इसको करने का एक तरीका ये है कि ये कैपेसिटर हैं और यहाँ पे हमने लगा दिया एक बैटरी का ईएमएफ जो है इट इज़ 120 वोल्ट और इनके कैपेसिटेंस सी है। तो एक इतनी सी बात हम जानते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे होते हैं तो हर एक कैपेसिटर पर सेम चार्ज जाके स्टोर होता है। यदि बैटरी से Q चार्ज निकला है तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर भी Q चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर की प्लेट पर भी Q चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर की प्लेट पे भी Q चार्ज आने वाला है। ठीक बात, ये हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं as we know that in series combination the charge stored at every capacitor is same.
सब कैपेसिटर पे सेम चार्ज स्टोर होगा, गिवन दैट कि इनिशियली सब अनचार्ज थे, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेम चार्ज स्टोर होगा। तो मैंने मान लिया कि वो चार्ज स्टोर जो होता है वो Q के बराबर है, एंड दैट चार्ज बी एंड लेट दैट चार्ज बी Q। मान लेते हैं कि उस चार्ज की जो वैल्यू है वो Q के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे वो इक्वेशन लगा सकते हैं कि V applied is equal to potential difference across this capacitor V1 plus potential difference across this capacitor V2 plus potential difference across this capacitor V3 is equal to V1 plus V2 plus V3। आप ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 120 is equal to V1 कितना होता है कैपेसिटर के लिए, Q इज इक्वल टू CV रिलेशन हमेशा वैलिड रहता है, तो V को हम लिख सकते हैं Q अपॉन C। तो इसको लिखा जा सकता है Q अपॉन C प्लस Q अपॉन C प्लस Q अपॉन C। तो आ जाएगा आपके पास 3Q अपॉन C इज इक्वल टू 120। तो आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 3 से गया है 4 टाइम्स, और ये आपके पास मिल गया 40 इंटू C कितना दिया है 8 माइक्रो फैराड, कितना दिया है 9 पिको फैराड, सॉरी इट्स 9 पिको फैराड। तो आपको मिल जाएगा 360 पिको कूलम चार्ज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो Q हमारे पास मिल गया, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज मिल गया, तो आप हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू Q बाई C इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9, आपको मिल जाएगा ये 40 वोल्ट आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब इस सेकंड वाले पार्ट को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। इस सेकंड पार्ट को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसे सेकंड का मेथड ये हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया था इनका। ये 3 कैपेसिटर थे और CCC 120, इनका हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया था कि इक्विवेलेंट आया था आपके पास C/3, राइट, 120 वोल्ट। ये C/3 की वैल्यू आई थी 9/3 पिको फैराड, राइट, पिको फैराड, 3 पिको फैराड। अब आप ये देखिए कि यदि मैं इस सिंगल कैपेसिटर पर चार्ज निकाल देता हूं या फिर बैटरी से निकलने वाला चार्ज में निकाल देता हूं, तो मैंने मान लिया कि इस पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर स्टोर होता है। तो इस Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 120 इंटू 3 पिको फैराड। कैसे? Q इज इक्वल टू CV, हमने फॉर्मूला लगाया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 पिको फैराड, जो वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज 120, तो चार्ज जो बैटरी से निकलेगा या चार्ज जो इस कैपेसिटर पर स्टोर होगा दैट विल बी 120 इंटू 3, तो ये कितना जाएगा आपके पास 360 पिको फैराड। और अब हम यहां से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 360 पिको फैराड यदि बैटरी से निकला है, 360 पिको फैराड बैटरी से निकला है तो इस पे आया होगा, तो बैटरी से निकला है तो इसका मतलब ओरिजिनल तो ये है सर्किट, तो इसका मतलब बैटरी से यदि 360 निकला है तो हर एक कैपेसिटर पर 360 पिको कूलम जो है चार्ज आना चाहिए। तो हम यहां पे हम लिख देंगे डायरेक्टली, बिकॉज in series combination every capacitor gets same charge, hence किसी भी एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा बेटा 360 पिको कूलम, इतना चार्ज आएगा, ये कूलम सॉरी कूलम, इतना पिको कूलम चार्ज हर एक कैपेसिटर पर आएगा। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज इतना है, तो हर एक कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 हो जाएगा आपके पास Q बाई C के बराबर, Q बाई C दैट इज 360 डिवाइडेड बाय C विच इज 9, तो आ जाएगा आपके पास 40 वोल्ट।
तो 40 वोल्ट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं। तो यदि आपको इनके अलावा और कोई तरीका पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वो तरीका क्या और हो सकता है, कि सर आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट्स, और जो सही आंसर देगा उसके लिए एक सरप्राइज होगा। हेलो, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 कैपेसिटर दिए हैं जिनके कैपेसिटेंस हैं 2, 3 एंड 4 पिकोफैराड। तो इन तीनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है पहले पार्ट में कि इन कैपेसिटर के सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले पार्ट में। नंबर 2 जो पार्ट है उसमें पूछा गया है कि यदि इन सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स के अक्रॉस एक बैटरी लगाई जाती है सर्टेन वोल्टेज की, तो इन तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज आके स्टोर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, तो पहले बना लीजिए इनका डायग्राम कि ये किस तरीके से अरेंज्ड हैं। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। उप्स, अभी तो नहीं, ये मान लीजिए इस एंड को A मान लीजिए, इस एंड को B मान लीजिए। इनकी वैल्यू है 2 पिकोफैराड या फैरड, ये 3 पिकोफैरड और ये 4, यस 2, 3, 4 पिकोफैरड। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ये जब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह एकदम उंगली पकड़ के एग्जामिनर को बताना है कि हम ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे उंगली पकड़ के उसको बताते जाएं। एज वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर the equivalent capacitance वन C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन के बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों को पैरेलल में, उप्स क्या लिख दिया यहाँ पे, पैरेलल लिखा है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड प्लस 3 पिकोफैरड प्लस 4 पिकोफैरड। तो ये बन जाएगा आपके पास 2, 3, 5, 5, 4, 9 पिकोफैरड C इक्विवेलेंट। अब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9 पिकोफैरड, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि यदि इस सिस्टम के अक्रॉस एक कितने वोल्ट की 100 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज यदि लगा दिया जाए इस सिस्टम के अक्रॉस 1, 2 एंड 3, इसके अक्रॉस लगाया जाए एक बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। दिस इज 2 PF, 3 PF, 4 PF। उप्स, तो हम ये सब जानती हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। 100 वोल्ट जो है वो 4 पिकोफैरड के अक्रॉस भी है, 3 पिकोफैरड के अक्रॉस भी है और 2 पिकोफैरड के अक्रॉस भी है। इन सब के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम और ये लिख भी सकते हैं, as we know that in parallel combination every capacitor has same potential difference
सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ चार्ज Q1 के बराबर है, इसके अक्रॉस इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लेता हूँ Q2 के बराबर है, इसके अक्रॉस में इसके ऊपर मैं चार्ज मान लेता हूँ Q3 के बराबर है। सो वी कैन राइट Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, Q2 को लिख सकते हैं C2 इंटू वी एंड Q3 को लिख सकते हैं C3 इंटू वी। तो इनके कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस और इस सप्लाई वोल्टेज को यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर्ड है वो मिल जाएगा। तो C1 की वैल्यू है 2 पिकोफैराड, वोल्टेज है कितना 100, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 200 पिको कूलम। ऐसे ही C2 की वैल्यू है 3 pf इंटू 100, तो बन जाएगा ये 300 पिको कूलम। ऐसे ही ये होगा आपके पास इट्स 4 पिको फैरड इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400 पिको कूलम। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप यदि कंपेयर करें एक सीरीज कॉम्बिनेशन का पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो ये जो है सेकंड पार्ट इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा इजी है। यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता और इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलते तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपको कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करना है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें, गिवन द टाइम यू हैव सफिशिएंट टाइम टू राइट ऑल दिस, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी प्लेट्स का जो एरिया है वो गिवन है, उन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, और क्या दिया है, और इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ज हर एक प्लेट पर कितना होगा। सेकंड पार्ट में यहीं पे लिख देता हूं जो क्वेश्चन में है नहीं। दूसरा पार्ट है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। थर्ड पार्ट है इसका एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जहां पे एनर्जी स्टोर्ड है तो उस रीजन में एनर्जी डेंसिटी कितनी है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या बताएं, सब कुछ तो पूछ लिया। ठीक है, बस 3 पार्ट ही हैं इसके, तो ये 3 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैपेसिटर के बारे में बेसिक जो है वो आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 पैरेलल मेटल शीट्स होती हैं जिनको एक फाइनाइट सेपरेशन पे रख दिया जाता है, और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होता है। एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको D से डिनोट किया जाता है, और इस प्लेट का जो एरिया है, दोनों प्लेट्स का किसी एक का भी एरिया, उसको A से डिनोट किया जाता है। और इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो आपको एरिया दिया है, आपको प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस पता है, आपको निकालना है पहले कैपेसिटेंस, पहले पार्ट में निकालना है कैपेसिटेंस। तो देखिए एरिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। जब भी किसी फॉर्मूले में, मैं पहले भी ये बात रिपीट कर चुका हूँ, जब भी आप कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें सारी क्वांटिटीज यदि आप SI सिस्टम में डालेंगे तो आपका आंसर भी SI सिस्टम में मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो फैराड में आए, तो आपको सारी क्वांटिटीज जो हैं वो आपको पुट करनी होंगी SI यूनिट सिस्टम में।
अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में, डिवाइडेड बाय डी कितना है बेटा? 3 mm, तो 3 mm को भी मीटर में आप कन्वर्ट करें, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, तो आपको ये मिल जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू इन फैरेड, ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि यदि इस कैपेसिटर को ऐसे भी बना सकते हैं, इस कैपेसिटर को यदि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, उस बैटरी का वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, तो इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा? तो हम जानते हैं Q का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV, तो C आपको मिल जाएगा यहाँ से, V की वैल्यू आप 100 पुट कर देंगे, आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, बेसिकली ये थर्ड पार्ट है, कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला भी आपको आता है, U स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। आप C की वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू मिल जाने वाली है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है। तो दोस्तों एनर्जी डेंसिटी इसके लिए नया पेज लेते हैं। उप्स, इसका सिंबल होता है स्मॉल u। एनर्जी डेंसिटी क्या चीज है? तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है क्वांटिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, उस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्वांटिटी को कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। सो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से इस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और उस एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू भी हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। सो U इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड इन दैट रीजन, एनर्जी स्टोर्ड इन दैट रीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन, वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन, ये होता है आपका एनर्जी डेंसिटी। तो एक इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हैं, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। यदि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है तो उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा U। तो E जो है यहाँ पे लिख लें, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो हमें इस कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपेसिटर के अंदर, या फिर आप ऐसे बेसिक वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो हाफ इंटू CV स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे निकालें? तो इसका दूसरा व्यू जो है इस कैपेसिटर का कुछ ऐसे होगा, ऐसी दो प्लेटें होती हैं, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है ये हमें निकालना है बस। तो कितना हो जाएगा? एरिया जो है, एरिया इंटू ये थिकनेस कितना है इस रीजन का, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया इंटू D, ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम। तो बस आप इस ऊपर वाली जो क्वांटिटी है एनर्जी, इसको आप निकाल ही चुके हैं पहले पार्ट में, एरिया इंटू D से नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको सारी क्वांटिटीज जो हैं वो रखनी होंगी इसमें, ऐसा यूनिट सिस्टम में, मीटर में रखना होगा आपको, मीटर ऐसा यूनिट, समझ गए ना, ऐसा यूनिट का मतलब क्या है। तो ऐसे एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है।
आ गए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैपेसिटर है अनचार्ज्ड कैपेसिटर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनचार्ज्ड कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज्ड कैपेसिटर। ये चार्ज्ड कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से चार्ज जो है निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पर स्टोर होने लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर होने लगेगा इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर। तो ये चार्जिंग कब तक चलती रहेगी इस कैपेसिटर की? जब तक इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर नहीं हो जाता है। तो मैं मान लिया कि लेट्स से द x चार्ज flows from this capacitor to this capacitor until the charging of this capacitor stops। तो मैं लिख सकता हूं at equilibrium, कह सकते हैं इस बात को, at equilibrium let's assume x plus x charge is flown from charged capacitor to uncharged capacitor। तो यहां से x चार्ज यहां से फ्लो होगा यहाँ पे, तो इसका चार्ज मान लीजिए पहले q था तो q माइनस x चार्ज बचा है, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया होगा x। और ये प्रोसेस जब स्टॉप होगी जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बराबर हो गए, मतलब कि q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय c, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है चार्जिंग रुकने के बाद, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा x अपॉन c, दोनों हो गए बराबर। c से c कैंसिल आउट हो गया और आपके पास मिलता है x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू q एंड x इज इक्वल टू q बाई 2। यानी कि अब जो चार्जेस हैं वो आधे आधे इन कैपेसिटर पर हो जाएंगे। तो ऊपर वाले कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएगा आपके पास q बाई 2 और नीचे वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाएगा q बाई 2। पहले कितना था? q के बराबर था, अब दोनों के ऊपर q बाई 2 चार्ज स्टोर हो चुका है। अब इसमें पूछा गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस्ट हो चुकी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि पहले एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर के पास। जब कैपेसिटर के ऊपर Q चार्ज आ गया था तो कितनी एनर्जी आ चुकी थी उस पर? हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, ये एनर्जी। Q की वैल्यू कितनी है? 120000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। सी कितना है बेटा? सी है आपका 600 पिकोफैरेड, तो आ जाएगा आपके पास 600। ठीक है। फाइनली जो हमारे पास एनर्जी है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, वो अनचार्ज कैपेसिटर के पास भी आ गई है अब, और जो चार्ज कैपेसिटर है उसकी एनर्जी कुछ कम हो गई है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाफ इंटू क्यू बाई 2 स्क्वायर बाई सी, ये एक कैपेसिटर के पास, और इतनी ही एनर्जी दूसरे कैपेसिटर के पास है। ठीक बात? तो आप ये लिख सकते हैं दिस इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c। ये कितनी है? क्यू स्क्वायर बाई 2c, कितनी है? क्यू स्क्वायर बाई 4c। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस्ट एनर्जी यानी पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है, तो आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बाय 2c माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4c इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4c। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। दिस इज 120000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू सी विच इज 600 पिकोफैरेड। तो आपको मिल जाएगा लॉस्ट इन एनर्जी लॉस्ट मिल जाएगा आपको इन पिको जूल में आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा।